अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे और साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होंगे। पिछला हफ्ता उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज नया दिन है और नए हफ्ते का भी आगाज़ करने जा रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि जनाब ये हफ्ता भी हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा गुज़रे और प्रोडक्टिव भी गुज़रे। तो इसीलिए कहते हैं कि पेशा वराना जो तर्ज़ ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही मसरूफ़ियत की हामिल होती है। इंसान हर लम्हे कहीं ना कहीं किसी काम में मसरूफ़ ही रहता है, कभी रोज़गार, कभी बीवी बच्चे और कभी दोस्त अहबाब में। इन सब मसरूफ़ियात में इंसान के एसाब तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिससे हमारा दिल जो है ना वो मुस्तक़बिल को लेकर उसमें एक डर पैदा होने लगता है और इसी को माहिरीन जो है ना वो एंजाइटी कहते हैं। ना साजगार हालात में मुस्तक़बिल का खौफ पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस खौफ का हर पल जहन में सवार रहना ख़तरनाक हो सकता है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं और मज़ीद नफ्सियाती पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। मईशत कमज़ोर है, बेरोज़गारी है, मयार ज़िंदगी जो है वो पस्त है, तो इन हालात में एंजाइटी किसी भी शख्स को हो सकती है। और आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे पाकिस्तान में और ख़दशात बहुत से हमारे सामने, ऊपर से सोशल मीडिया पे इस तरह के कह लें कि न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, बहुत सी फ़ेक न्यूज़ भी हैं। फिर ऊपर से आजकल ये जो पाक और इंडिया का मामला चल रहा है, जंग का मामला चल रहा है, ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जंग होगी तो क्या होगा। तो इससे भी बहुत से लोग जो है ना वो एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि अगर हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ हमें एक बात जहन में रखनी है और वो ये है कि हम कभी भी मायूस ना हों और हरगिज़ भी अपनी जो उम्मीद का दामन है ना उसको ना छोड़ें, क्योंकि मुस्तक़बिल ना खौफ आपको मौजूदा लम्हा भी जीने नहीं देता है। अगर आपको मुस्तक़बिल की फ़िक्र है ना तो इसके लिए जिद्दोजहद जारी रखें, मुस्तक़बिल एक मुस्तकिल कोशिश करते रहें, मगर परेशान ना हो, क्योंकि इस परेशानी से आपका कोई भी मसला हल नहीं हो सकता है। तो मुस्तक़बिल के खौफ को हल करने का वाहिद तरीका ना अपने आज को बेहतर बनाना है कि अगर आप अपना आज बेहतर बना लेंगे ना तो कल अपने आप ठीक हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए मैदान में कूद पड़े और देखिएगा कि आपकी तशवीश या फिर आपकी एंजाइटी कैसे दूर हो जाएगी। तो इसलिए ख़ुद पे भरोसा रखने चाहिए। दूसरा ये भी कि जनाब जब अल्लाह पे यकीन है तो फिर कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए तो उसका हल भी ज़रूर निकल आता है, उससे आप आसानी से निकल जाते हैं। और दूसरा रही अब बात के क्या सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उस पर भी बात हो जाएगी, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन ये जो जंग वाला मामला है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये ख़दशात अपने दिमाग से आप निकाल दें। तो ये सूरत हाल थी हमारी जो हमने आपके साथ शेयर की है। अभी आगे बढ़ते हैं और आज हमारा जो सेगमेंट है वो गोल्ड माइंस के हवाले से है। गोल्ड माइंस हम इसको क्यों कह रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, हमारे जितनी भी तारीख़ है, हमारे जितने भी हीरोज़ हैं, हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें और ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी का अहाता कर सकें, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं, जो छुपे हुए पहलू हैं, उनको दोबारा से रिवाइव कर सके, उनके बारे में दोबारा से जान सके। और जनाब ये था आज का हमारा गोल्ड माइंस का पहला एपिसोड, जिसमें आपने देखा हमारे जो पॉप मौसीकी के बादशाह हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनकी ज़िंदगी का अहाता किया और उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कह लें कि पहलू थे जिनके ऊपर चीज़ें जो है वो आपको दिखाई गई। और ख़ास तौर पर कि जनाब उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज़ में भी कि वहाँ पर भी उन्होंने जो मौसीकी है उसको तरतीब दी थी। तो आज का एपिसोड उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए हमारे साथ आपने जुड़े रहना है। अभी आगे बढ़ते हैं हमने बात करनी है जनाब लाहौर की तारीखी जो मार्केट है, नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा है और सेक्रेटरी बल्दियात को नीला गुंबद मंसूबे का 3D प्लान पेश कर दिया है। तो इस हवाले से क्या मामला है और इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इमरान साहब ये भी बताइए नीला गुंबद के हवाले से।
देखिए पहले बनाते हैं, फिर मुस्मार करते हैं और फिर हम कहते हैं कि सकाफत को बहाल करना है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने पिछले दिनों ये स्टोरी ब्रेक की थी कि जो 100 दुकानें वहाँ पे है ना, जिसको हम साइकिल मार्केट कहते हैं, नीला गुंबद के इर्द गिर्द, ये पंजाब में, पाकिस्तान में मशहूर मार्केट है। ये फेम है, कोई भी बच्चा होता है चलें जी नीला गुंबद चलते हैं, वहाँ पे साइकिल लेकर आते हैं बच्चों की। तो अब ये जो दुकानदार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इनका क्या पता है रातों रात ही ऑपरेट कर दे और सुबह उनको अपनी साइकिलें भी नजर ना आए। तो इस वाले से जो है वो दुकानदारों का काफ़ी गमो गुस्सा है, गम भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा। और इसी लिहाज से जो है वो नीला गुंबद को अब हुकूमत पंजाब चाह रही है कि उसकी सकाफत जो है वो बहाल की जाए। आसार कदीमा में आता है और 1960 की दहाई में जहाँ पे जो है लोग जो है आबाद तो थे, मगर ये साइकिल मार्केट जो है वो जगह जगह छोटी छोटी दुकानें बन गई और साइकिल मार्केट जो है वो वहाँ पे ईजाद हो गई, यहाँ पे फैल गई, यहाँ पे बन गई, यहाँ पे लोग आके जो है वो बसना शुरू हो गए, वो मुकीम बन गए और वो उनका रहन सहन इधर ही हो गया। तो अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक एक दुकान में 5-5 दुकानदार हैं और ये पता ये लगा है कि इस इंडस्ट्री से 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं। जारी बात है वो टायर का अलग से है, उसके पुर्जा जात के अलग हैं, छोटी वाली जो अलग हो रही है साइकिलें और अलग है, बड़ी वाली साइकिल चाइना से तमाम चीज़ें ये जो सर्कल कर रही हैं। तो वो तमाम जो इंडस्ट्री है, ये साइकिल मार्केट जो है ये सिर्फ दुकानें हैं। यहाँ पर ये नज़र आता है कि यहाँ पे हमें 100-200 साइकिल अंदर जो है हर दुकान में पड़ी है, नहीं, इसके पीछे पूरा एक गोदाम होता है, उसके पीछे पूरे रोज़गार हैं। एक जगह से चीज़ चल कर आती है, वहाँ पे तैयार होती है, वहाँ पे तैयार होकर इधर आकर लगती है। एक एक दुकान में 20-20, 25-25 वर्कर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छे खुशाइंदा ये बात है कि इसके बिल्कुल सामने ना एक फाउंटेन है, फुहारा है, जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को भी लगता है और डेड हाउस की स्ट्रीट को भी लगता है। अच्छा। और इस लेफ्ट साइड से जो है वो नीला गुंबद को भी लगता है। तो यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड 4 स्टोरी जो है ये पार्किंग प्लाजा जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट लेयर जो होगी ये इन दुकानदारों के लिए होगी। अच्छा। कि यहाँ पे ये जो है वो रेंट बेसिस पर दुकानें जो है वो ले सकेंगे और जो 3 बेसिस जो होंगी नीचे तमाम बेस जो होगी वो पार्किंग के लिए होगी, जो कि अनारकली, बानो बाजार, डेड हाउस, ये जो जितने भी मुंसलिक बाजार है ना वहाँ से इर्द गिर्द के जो बाजार है यहाँ पे गाड़ियाँ जो है खड़ी कर सकते हैं। अब मंसूबा ये है कि आपका जो बैंक स्क्वायर है, जो उसको हम बैंक स्क्वायर जहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हम दही भले फ्रूट चाट भी खाते हैं जाकर, तो वो बैंक स्क्वायर से जो है ये देखना चाहते हैं नीला गुंबद को जैसा कि पहले था। अब चूंकि इमारतें भी बन चुकी हैं, अब काफ़ी चीज़ें बीच में आ चुकी हैं, तो वो इमारतें तो गिराने से रहे, मगर ये नीला गुंबद चूँकि सरकार की जगह है, तो ये कह रहे हैं कि जो इसके इर्द गिर्द दुकानें हैं इनको मुस्मार किया जाए। तो क्या वो लोग होने देंगे ये जो वहाँ पे बैठे हुए हैं? ये देखें हुकूमती जगह होती है जब तो तब तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। कभी भी हो सकता है, ठीक है, किसी वक्त में भी हो सकता है। हमने चूंकि ऑरेंज ट्रेन में देख लिया है कि जो नहीं हो सकता था, जो चैलेंजेबल था वो भी उन्होंने कर दिया, ठीक है ना। तो ऑरेंज ट्रेन आपके सामने चल रही है, मेट्रो बस आपके सामने चल रही है। जब सरकार चाहती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब ये है कि इनकी समझ लें कि बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि इनको सामने ही मार्केट मिल रही है। अगर वो प्लाजा तैयार हो जाता है तो ये तो लिए भी उन्होंने 2 साल मांगे हैं, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि यहाँ पे तो पार्किंग की जगह ही नहीं है, तो नीचे से लोग पार्क करके साइकिल लेकर दोबारा अपनी गाड़ी में रखेंगे और सीधा नारकली भी जा सकते हैं, बांदर बाजार भी जा सकते हैं। 2 साल का ये मंसूबा है, 3D प्रोजेक्ट है वो जो दिखाया गया है सेक्रेटरी बल्दियात को। तो इस वाले से जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और अभी कभी भी ये परेड जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके साथ तय हो रहा है कि कौन सी दुकान किसको मिलनी है, किस तरह से मिलनी है और किस तरीके से इन्होंने इसको चेंज करना है। इनका रोज़गार जो बंद होना है इन दिनों में, चाहे वो ये अब ये तय हो रहा है कि पार्किंग प्लाजा बनने से पहले इनको इन दुकानों को मुस्मार करना है या बाद में। अब ये है कि अगर तो ये बाद में करते हैं तो उनका रोज़गार चलता रहेगा, घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, वो अपनी तैयारी से अगर पहले करेंगे तो साल 2 साल के लिए रोजगार बंद होगा लोगों का। एक जो मोमेंटम बना हुआ है वहाँ पे जाने का वो चेंज हो जाएगा। कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है और ज्यादा जो लोग हैं ना वो अब यही सूरत जो है अंदरून शहर सर्कुलर रोड की है, वहाँ पे भी आपके सामने ही है कि रोजाना ताजर जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, दुकानदार जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी दुकानें हैं
चाहे वो रेंट पे हैं, मगर हमारी ये तीसरी दाई है, यानी कि नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं। तो अगर खुद ही बनाकर दी हुई हैं और खुद ही ऑर्डर कर दिए कि अब ये चेंज किया जाए, तो जहाँ तक तो हमें इतलात मसूल हो रही हैं वहाँ पे ये है कि ये संजीदा ऑपरेट है। और लेस्को वालों को, जिनके 3 ग्रिड स्टेशन है, 3 ग्रिड स्टेशन है जो शुमाली लाहौर को लाइट देते हैं, उनको कह दिया गया कि अपनी जगह यहाँ से उठाएं और ग्रिड स्टेशन कहीं और जाकर बनाएं। उन्हें भी कह दिया गया है कि आप भी यहाँ से, मसाजिद हैं जी, मसाजिद हैं जिसमें स्कूल्स हैं, ये तमाम तर लोगों को नोटिस जा चुके हैं। लेकिन इसमें वो भी मामला फिर आ जाता ना, वॉल सिटी अथॉरिटी के जो डीजी है उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए अभी तक तो देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अभी तक ना उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, दिया मगर अभी तक मंजूर नहीं हुआ। अभी देखें मामला पता नहीं क्या चल रहे हैं अंदर के, किस तरीके से उनको बताया जा रहा है। मेरा ख्याल है अगर मंजूर नहीं हुआ तो यही कहा जा रहा है कि वापस आ जाएंगे। अगर मंजूर करना हो, खबर आएगी जी इस्तीफा वापस हो गया, तो जुमेरात को ये इस्तीफा दिया गया था, बुध की रात 12 बजे, आज जुमेरात को स्टोरी ब्रेक की थी और जुमे को हमने आपको आकर बताया था। मगर अगर ये इस्तीफा मंजूर करना होता तो शायद मेरा ख्याल है कि उसी दिन हो जाता। तो अभी मंडे शुरू हो गया है, हफ्ते का आगाज हो गया, क्या पता है इसी हफ्ते कोई ना कोई चीज सामने अपडेट आ जाए सामने खुशखबरी। तो ये अपडेट आ जाए, क्योंकि खुशखबरी यही होगी ना कि इस्तीफा वापस ले लिया उन्होंने। हाँ जी, मैं ये फिर आपको बता दूं कि कामरान निशारी जो है ना, देखिए नया बंदा भी आके लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, हुए चीजें थोड़ा टाइम लगेगा। अब मेरा ये अपने है, मैं वज़ीर आला पंजाब को भी कहूँगा कि कामरान निशारी को डीजी वॉल सिटी बनाने की बजाय ना अब उनको इसका मरकज़ी कोई चेयरमैन बना दें, ताकि इनकी मुशावरत हर चीज़ में शामिल हो, क्योंकि ये अब इनके पास ना बहुत नॉलेज है, बहुत इल्म है। नए डीजी आएंगे उनकी जगह है, उनका हक है, क्योंकि यहाँ पर नए लोग आने चाहिए, नए क्रिएटिविटी आएगी सामने, नए लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो ये तो नहीं है कि एक ही बंदा जो है उसको लेकर चले, मगर इनकी मुशावरत बहुत ज़रूरी है कामरान निशारी की, क्योंकि इन्होंने 12-13 साल उन्होंने एक जगह पे किया और उनको वॉल सिटी का पता चल गया सारी चीज़ों का, और तमाम लोगों को इसमें जो है लेकर आए हैं। देखिए इनके पास सबसे बड़ी जो जादू की छड़ी है ना, वो ये है कि ये गैर मुल्की सियाह को बड़ी जल्दी बुला लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क जहाँ पे उसको तड़प लगी हुई थी सोशल मीडिया को कि आज ही जंग हो जाए, तो कुछ लोग तो कह रहे थे चलो कर लो, आगरा जाने का मौका मिल जाएगा, बम्बई जाने का मौका मिल जाएगा, ताजमहल देखने का मौका मिल जाएगा। इस तरह के सोशल मीडिया पे ना ये मीम्स आ रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं। तो कामरान निशारी की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं की वजह से ये तमाम तर जो एक कमेटी भी बनी लहर, जिसके पैटर्न चीफ नवाज शरीफ खुद है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहेंगे कि ये इनके साथ काम करें। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, इस प्रोजेक्ट का क्या होता है। ये तो चले अंदरून लाहौर की बात हो गई है, गंदम का मामला भी था, किसान भी वो जो थोड़े से परेशान थे, फिर जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन थी, मालिकान थे, वो भी थोड़े से परेशान थे, फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा प्राइस कंट्रोल में एक तवील मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो इट मीन्स के हुकूमत जो है ना वो मान चुकी है कि फ्लोर मिल्स मालिकान के जो भी मुतालिबात हैं तो किसानों के नहीं माने गए। देखिए मुनीबा, मैं तो अब देखने वालों को ये बता सकता हूँ कि ना अब इतनी स्टडी इस पर हो चुकी है कि जिस काम से हुकूमत बाहर निकल आएगी ना, उस काम में कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि गंदम की कीमत से हुकूमत बाहर निकली, गंदम की कीमत ओपन छोड़ी, आज आटा देखिए कितने रुपये आ गया, 1100 रुपये 20 किलो आटे का थैला, 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपये 2200 रुपये मन है गंदम इस वक्त। हुकूमत बाहर आई, रेट नहीं लगाया गया, तो ऑटोमेटिकली जो है शहरियों को, तमाम लोगों को, इवन के काश्तकारों के घरों में भी तो गंदम आटा चलता है ना, सस्ता हो गया। अब रह गई बात कि हम ना 1947 से शुरू करें ना अगर, तो आपने देखा होगा कि अखबारों की लीड होती थी, सियासी कार्ड होता था हुकूमत को उसको देखने का, आटा दाल चीनी महंगी, ठीक है, चावल महंगे। जब से 1970 से चावल से ये हुकूमत बाहर आई है, आपने कभी ववेला सुना है चावल महंगा हुआ है? तो एटलीस्ट नहीं सुना हमने। नहीं सुना ना, क्यों नहीं सुना? वजह यह है कि उसमें से हुकूमत बाहर आ गई है, उसका रेट खुद ब खुद वो ओपन है, वो उसको लगाते हैं तो वो सामने रेट आ जाता है। कोई इसको अब, हालांकि देखें हर होटल में, हर घर में रोटी भी पकती है और रोजाना चावल भी पक रहे हैं,
कौन सी ऐसी डिश है जब आप किसी होटल में जाते हैं साथ आप चावल नहीं मंगवाते? तो अब देखें ना, चावल की भी तो कीमत देखें ना अब कि कितने रुपए किलो है, 250 से 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। ओपन मार्केट और अच्छा वाला लेने जाते हैं तो आप इससे भी ऊपर जाते हैं। कम से कम ववेला तो नहीं मचता ना इस तरह से। वावेला नहीं है, लेकिन मैं उस असर तो हो रहा है ना, उसकी कीमत कहाँ जा रही है? अगर गवर्नमेंट होती तो आज 800 रुपए किलो होना था। अच्छा, कीमत देखें, कीमत जब गवर्नमेंट के प्लान पर समरी तैयार होती है, कबीना से मंजूरी होती है, कबीना से मंजूरी वापस लेने के लिए फिर 2 माह लग जाते हैं, तो उतनी देर में तो चावलों के सीजन खत्म हो जाता है। मकसद ये कहने का है कि गंदम की कीमत से हुकूमत बाहर आई है। हुकूमत अब ये समझ चुकी है कि हमने अब जो है ये कीमत नहीं लगानी है इसकी कीमत ना लगाने के लिए किसको कहा गया? IMF को। IMF ने बाकायदा तौर पे इनको कहा कि आप खुद एक हमसे सब्सिडाइज यानी कि हमसे आप कर्ज ले रहे हैं तो आप ये सब्सिडाइज नहीं कर सकता। तो देखिए कहाँ पे आपकी गंदम फी मन 5400 रुपये तक गई है और 2800 रुपये 20 किलो आटे का थैला बिके आपका। पिछले साल की बात कर लें, अप्रैल से पहले, ठीक है। अब देखें 14 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 14 रुपये की रोटी की, अभी तक वो 14 रुपये की बिक रही है। कोई तंदूर मालिक जो है वो एहतजाज नहीं कर रहा। अच्छा, वो 14 रुपये की रोटी अब 10 रुपये की होने जा रही है। मैं आपके इस प्रोग्राम में आटा सस्ता हो रहा है ना, इस तो प्रोग्राम में आपको पहले बताने जा रहा हूं। अच्छा, अब 10 रुपये की कराची में हो गई है 10 रुपये की, हैदराबाद में हो गई है, आपके सरगोदा डिवीजन पंजाब में भी हो गई है, सिंध के बाद पंजाब में एक डिवीजन में हो गई है 10 रुपये की रोटी। उसका नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। अब सबकी नजरें लाहौर की तरफ है कि लाहौर बोलता है तो पूरा पंजाब बोलता है। तो अभी 10 रुपये की अगर रोटी होगी तो फर्क पड़ता है जी। आप और मुझे, हम घर में रोटी खाते हैं, जो मजदूर होता है वो 5 रोटियां खाता है। 5 को अगर 14 से ज़रब दें और 10 को अगर 5 से ज़रब दें तो 50 रुपये बनते हैं। 14 को अगर 5 से ज़रब दें तो आपके सामने सारी रेट शेट आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए कहाँ पे 70 रुपये, कहाँ पे 20 रुपये का फ़र्क आ गया। अभी इतना फ़र्क जो है ये होने जा रहा है। अभी गंदम की कीमत जो है इस तरह से ऊपर जा रही थी, उसको नीचे लेकर आया गया। इस साल हम कहते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता काश्तकारों को समझ लगनी शुरू हो जाएगी कि इन्होंने रेट अनाउंस नहीं करना। जब रेट अनाउंस नहीं होगा तो फिर काश्तकार जो है वो थोड़ा सा गंदम लगाने से थोड़ा सा पीछे हटेगा। लास्ट टाइम जब हमारी किसान रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा था हम ये जो पैकेज दे रहे हैं स्टोरेज वाला, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। ये खालिद साहब से हमारी बात। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि जब हुकूमत तय कर लेती है ना तो उसमें उन्होंने अपना बयान तो रिकॉर्ड करवाना है, मगर ऐसी नीचे लेवल पर कोई बात नहीं सामने। अच्छा, अगर आ रही होती तो फिर ये गंदम जो है क्यों स्टोर करवा रहे हैं, क्यों ये एहतजाज नहीं कर रहे, क्यों? अगर वो स्टोर नहीं करवाएंगे उनकी गंदम खराब हो जाएगी। ये एक ऐसा लम्हा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। आपने अपनी गंदम कटाई कर ली है, अगर कोई उठाएगा नहीं उनकी गंदम तो बारिश होगी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब वो किसान रहनुमा जो है उनकी गंदम का अजाला नहीं कर सकते बाद में, या हुकूमत भी नहीं कर सकती। ये एक ऐसा मौका था, क्योंकि गंदम ये थोड़ी है कि आपने कोई जाकर घर के अंदर रख ली है, कोई अंदर आपने कोई थोड़ी सी चीज थोड़ी है कि आपने उसको फौरी तौर पर मैनेज कर लिया। ये तो नमी आ जाए गंदम खत्म हो जाती है। फ्रेश गंदम जो ऑनर होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं, ऑनरशिप जिन्होंने ली होती है गंदम खरीदने की, वो हमेशा खस्ता गंदम खरीदते हैं ताकि आटा जो है वो भी खस्ता बने और उसमें से 10-12 किस्म की चीज़ें उनके काम आती हैं बाद में, जो हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही होती हैं। मगर इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि गंदम का जो दाना ख़रीदने के लिए अभी तो मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, डेडलॉक मुकम्मल हो चुका है। अब ये तमाम तर जो मराहिल हैं, अभी जो TORs आज आने का इम्कान है, अगर आ जाते हैं तो पहली एंट्री हो जाएगी। एंट्री जो होगी तो फिर वो पूरे 2 महीने गंदम खरीदी जा सकेगी। तो ये तो चले फ्लोर मिल्स मालिकान को तो इन्होंने कर लिया है, मुज़ाकरात हो गए, तय पा गए, डेडलॉक ख़त्म हो गया है। तो अब किसान रहनुमाओं से या किसानों से इनके मुँह को मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी, उनको अब ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? देखिए मैं फिर मतलब आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत देखें इनके साथ राब्ते में होती है। ठीक है। अब मसला ये है कि मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपकी गंदम सर पे खड़ी है, आपने जैसे ही कटाई कर रही हैं आपके पास जगह ही नहीं रखने की। सही। अब आप ना फंस गए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं उसको स्टोर करते, अब तो ऐसे ही है, मैं आपको बताता हूं, मजबूरन किसान को ये चीज करनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा। किसी को नहीं भी सरकार की ये नहीं मानते, किसी की जगह पे भी रखवाते हैं तो वो गंदम उसकी हो जानी है। हाँ, वो कितनी देर रखेगा? वो उसकी हो जानी है। उसने कहना इस वक्त तो मैं इसकी नहीं रखूंगा तो खराब हो गई, तो इनका आपस में तय हो जाता है। क्योंकि अगर गंदम जो है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप घर में के अंदर बर्तनों में रखें या बच जाएगी, नहीं, नमी आ गई तो गई।
इसको एक ख़ास तरीकाकार होता है। आपको एक और बात बताऊं कि स्टोर करने के लिए भी ना अंदर बाकायदा तौर पर SOPs होते हैं, इनकी तमाम चीज़ें अंदर लगी होती हैं। अगर वो वैसी चीज़ें ना लगी हों तो स्टोर आपने की है गोदाम में, तो वहाँ पे तो वो नमी आ जाएगी, नमी आ गई तो गंदम में तो आपको पता है कीड़े पड़ जाते हैं उसी वक्त ही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको देखने के लिए तो पहले भी हमें एक्सपीरियंस है और वो तो खाई भी नहीं जाती, मगर लोगों ने बेच दी थी फिर भी औने पौने दामों। मगर मकसद ये कहने का है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त तमाम तर चीज़ें लेकर चल रही है और किसान जो है वो किसान हुकूमत के साथ नहीं है मगर फ्लोर मिल्स के साथ राब्ते में है। वो अपनी गंदम जो है वो महफूज करवाने के लिए इनको बेचेंगे, अगर नहीं बेचेंगे तो 4 माह के लिए रखवाएंगे। 4 माह में अगर वो कर्जा वापस कर देंगे तो उनको अपनी गंदम ले सकते हैं, वरना वो गंदम जो है ना फ्लोर मिल्स की या फिर ऑटोमेटिकली उनका एक कंप्यूटर सिस्टम होना ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। चलिए ये सारा मामला था। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारे जिस्म की जो नशो-नुमा है ना उसके लिए हमें ग़िज़ा में मुतअद्दिद अशिया की जो ज़रूरत होती है जिनसे एक मुतवाज़न ग़िज़ा बनती है। तमाम अज़ाई ग़िज़ा जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फ़ाइबर, ये हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत इसकी होती है हमारे जिस्म को। इसके अलावा प्रोटीन भी हमारे जिस्म की एक अहम ज़रूरत है जिसका जो अहम जुज़ है वो गोश्त है। अब गोश्त से हमें प्रोटीन के साथ साथ फ़ैट्स भी हासिल होते हैं, मगर चिकन जिसे एक सस्ता प्रोटीन भी कहा जाता है, आजकल आपको पता है कि महंगी सब्ज़ियां ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, गोश्त तो फिर दूर की ही बात है। तो ऐसे हालात में हमने गोश्त की कमी को पूरा करने वाली कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करना है, इसी पे हमने आज बात करनी है कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए अस्मा खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। तो उनसे बात करते हैं। अस्मा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच नवीमा। अस्मा, प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह लें कि कंपोनेंट है हमारी डाइट का, जो कि हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए। लेकिन जितनी महंगाई होती जा रही है कि बीफ और मटन तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में से निकल चुका था अगर गरीब आदमी की बात की जाए, और अब चिकन की जो सूरत हाल है, जो उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ करती जा रही हैं पिछले 2 महीने से, तो वो भी कहीं ना कहीं लिस्ट में से बाहर हो जाता है कि पहले हफ्ते में अगर 2 दफ़ा खा लिया जाता था तो अब शायद 1 दफ़ा भी नहीं मिल रहा लोगों को कि इतनी महंगाई होगी। तो प्रोटीन का क्या अल्टरनेट हमारी लाइफ में हो सकता है और किस तरह हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये चीज़ हम देखेंगे कि प्रोटीन को स्किप करने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है डेफिनेटली। हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी एज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट वेरी करती है। तो इट्स लाइक कि अगर आपका जितना भी वेट है नॉर्मली आप उसको 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एक रिक्वायरमेंट निकल आती है, एक रफ एस्टिमेशन है ये। तो उतना तो आपको इनटेक जो है वो करना है। फिर प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, और इसी तरह से अगर आप कोई एथलीट हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। अब इस तरह से इस रिक्वायरमेंट को अब हर एज ग्रुप जो है, अच्छा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे प्रेगनेंसी का मैंने नाम लिया, या बच्चे हैं, तो अब उनके लिए आपको इसको कंसिडर लाजमी करना है। ठीक है, तो आपके पास स्किप करने का जो है वो ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे आउट ऑफ द वे जाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट इन जो ये एज ग्रुप्स हैं इनको आपने केटर लाजमी करना है। अच्छा, अगर अब इशू है थोड़ा सा इकोनॉमी का इशू है, और उसके लिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम मेजर सोर्सेज देखें प्रोटीन के, तो एनिमल बेस्ड भी होते हैं और प्लांट बेस्ड भी होते हैं। अब एनिमल बेस्ड पे आपके पास डेफिनेटली जैसे आपने नाम दिया कि आपके पास बीफ है, मटन है, एग्स है, डेयरी ग्रुप बेस में जो है वो शामिल होता है, जिसमें आपके पास जो है वो मिल्क है, दही आ जाता है, योगर्ट जो है, चीज़ के ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इसके अगर आप बरक्स देखें, अगर आप प्लांट साइड्स पे आ जाते हैं तो उसमें आपके पास जो दालें हैं, लेग्यूम्स, इसी तरह से जो बीन्स हैं या चने हैं, वो भी एक अच्छा सोर्स है। फिर जो हमारे पास ग्रेन्स आ जाते हैं जैसे चावल है, गंदम है, रोटी जो आप खा रहे होते हैं घरों में, उसमें भी प्रोटीन की मिकदार जो है वो कुछ प्रेजेंट होती है। अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल में आपको ज़रा ज़्यादा मिल जाता है, इट्स लाइक 7 ग्राम्स पर सर्विंग। अगर आप प्लांट बेस पे आते हैं तो इट्स 3 to 4 ग्राम्स।
तो प्रोटीन की जो है वो क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब जो दूसरा इशू है वो ये है कि डाइजेस्टिबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी का वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरफ देखें कि आप अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो हम बिल्कुल स्किप करने के बजाय स्विच कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। अब इसमें आपने जहन में ये रखना है, पब्लिक को ये बात जहन में होनी चाहिए कि प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली मिलके बनते हैं अमीनो एसिड से, और एनिमल प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि उसमें ज़रा कंप्लीट जो है वो प्रोफाइल उसकी कंप्लीट होती है। सारे एसेंशियल जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं जो डाइट से हमें मिलते हैं वो आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। जब हम प्लांट से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप राइट कॉम्बिनेशन में खाते हैं, और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं जैसे हम दाल और चावल खाते हैं, तो जो हमारे जैसे राइस है, अब उसमें आप ऑप्शन ब्राउन राइस है, अगर आप नॉर्मल राइस की तरफ भी जाते हैं, वाइट राइस की तरफ, तो उसमें जो है वो क्वांटिटी लाइसिन एक अमीनो एसिड है उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी तरह से जो आपकी दालें हैं उसमें मेथियोनिन की जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, जब आप इनको कंबाइन करके खाएंगे तो आपके जो खाने का प्रोटीन का जो प्रोफाइल है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिशन जो है, ये हमारी मदर्स को या कल्चरली बहुत पहले से चीज़ें पता है, और अब जो डाइटिशियंस हैं वो इसका एक रैशनल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो इसी तरह से अगर आप जो है वो सैलड खाते हैं, जैसे चिक पी सैलड है, चनों का सैलड है, अगर वो आप अपनी डाइट में ऐड कर लें तो वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो इसमें एक और चीज़ देखें, अगर आप बिल्कुल एनिमल जो सोर्सेज है उसको स्किप कर देंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप किसी ना किसी तरह उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे आप एक सर्विंग जो है वो आप चिक पी सैलड की ले लें, ठीक है। इस तरह आप जो है वो दाल और चावल का आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, यानी अगर आप एनिमल को स्किप करें, एनिमल प्रोटीन्स को, तो आप दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मतलब फिर आपका दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना चाहिए। और नट्स एंड सीड्स एक ऐसी चीज़ है कि मॉडरेशन में खाया जा सकता है, उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें जैसे आप दूध है, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऐसा है कि अगर आप पर केजी भी लेके आते हैं तो वो ज़्यादा फैमिली मेंबर्स भी पी सकते हैं। एटलीस्ट एक गिलास तो, अगर 4-5 लोग भी हैं फैमिली के, तो हाफ ग्लास से 1 ग्लास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर हम एनिमल प्रोटीन से बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, मतलब हम लोग बीफ, मटन या चिकन बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो क्या फिर ये जो दूध या जो अंडे हैं ये हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे? ये आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट में ऐड ऑन जरूर हो सकता है। जैसे एग्स हैं, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है एग्स की। अब एग्स का मेथड ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप डो बना रहे होते हैं, आटा गूंद रहे होते हैं, तो आप एग्स अगर बहुत हर सेपरेटली आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उस डो में एग्स ऐड कर सकते हैं। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो फिर पूरी फैमिली के लिए, जब आप चपातीज बनाएंगे, रोटीज बनाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ प्रोटीन, वो हाई इन प्रोटीन बन जाएगी वो जो आपकी रोटी है। इसी तरह जब आप कुछ सालन बना रहे होते हैं तो आप उसमें भी एग्स ऐड कर सकते हैं, जिस तरह बच्चों के खानों में हम बनाते हैं। उस तरह अगर आपके पास कम सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कम हैं, तो आप इस तरह की भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दूध और दही का इस्तेमाल जो कम क्वांटिटी है और पूरी फैमिली इस्तेमाल कर सकती है। एग्स एक अच्छा ऑप्शन है, अगर नहीं तो फिर दालें। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर आप और दालों में भी क्या सारी दालें या कुछ ऐसी स्पेसिफिक दालें जिसमें ज्यादा हमें मिलता है? रेड बीन्स है, लोबिया है, अगर आप उसको राइस के साथ जो कॉम्बिनेशन है कम पॉपुलर है, लेकिन प्रोटीन की अगर हम स्पेसिफिसिटी उसकी बात करें, स्पेसिफिसिटी की, तो वो एक अच्छी प्रोफाइल देता है। इसी तरह कीनोआ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं नाम पहले इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि उसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, लेकिन जो वेजिटेरियन, कुछ लोग बाय चॉइस भी प्लांट बेस्ड फूड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, तो कीनोआ जो है वो एक ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसका ऑलरेडी प्रोफाइल कंप्लीट है। लाइक इट कैन कम्पीट एनिमल बेस्ड प्रोटीन, बट उसकी भी अगेन वही चीज़ है कि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। उसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है कि राइस के साथ उसको कंबाइन करके अगर आप बना लेते हैं तो वो ज़रा फिर क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन अस्मा, जिनको ख़ास तौर पर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उनको तो कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाएं, मटन खाएं या कलेजी खाएं, उसमें आपको बड़ा अच्छा खून जो है ना वो आपका बनता है। तो जिनको आयरन डेफिशिएंसी है वो नहीं ये खा पा रहे हैं मटन या बीफ या एनिमल सोर्सेज नहीं ले रहे हैं, तो वो फिर किस तरह अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? मैंने वही बात की, जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अब अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियर चले जाएंगे डेफिशिएंसी पे, आपका HP जो है वो 7-8 पे चला जाता है, तो फिर आप मेडिसिन भी तो लेंगे ना। अच्छा, तो फिर आपकी जो कॉस्ट है वो उस पर भी लगेगी। तो कहीं ना कहीं देखें, एग्स जो है या डेयरी ग्रुप है वो इतना भी आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर नहीं चला जाता। हमारी पॉपुलेशन का यही इशू ज़्यादा है कि वो फिर डाइट पे ध्यान नहीं देते, बट इवेंचुअली जो है वो मेडिकेशन या सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं।
तो उनके लिए भी अगर डेयरी है, जैसे आपने नाम लिया कलेजे का, या हम उनको जो है वो लिवर जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है। अगर आप 2 to 3 वीक्स भी हफ्ते में 2 दफ़ा देते हैं पेशेंट को तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन ये है प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, अदरवाइज आप उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास कुछ देर, आप कुछ कॉस्ट जो है वो ऐसे पेशेंट के लिए कम से कम निकाल लें तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अदरवाइज अगर डाइट से नहीं मैनेज हो सकता तो फिर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ अच्छा, दूसरा कहते हैं चुकंदर जो है, बीट रूट, वो भी बड़ा एक अच्छा सोर्स है खून के हवाले से, वाकई ऐसा है? जो आपका फॉलेट का सोर्स है, अब देखिए अगर आप उसकी तरफ चले जाते हैं एनीमिया की तरफ, तो एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जो है आयरन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की भी, B12 की भी, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से हो रहा है, ताकि हम टारगेट उसको कर सकें। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में, प्रेग्नेंट फीमेल्स में। तो उस पे है कि बीट रूट का जूस एक एडिशनल एक अच्छी चीज़ हो सकती है। फॉलेट कंटेंट अच्छा है उसका, आयरन कंटेंट अच्छा है, लेकिन अगेन बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी एनिमल सोर्सेज की बेहतरीन है। अच्छा। हमारी स्कोरिंग होती है, जैसे इसको PDCAAS स्कोरिंग भी कहते हैं या प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। तो जब हम उसकी बेस पे दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो आपका एनिमल, ऑब्वियसली एनिमल प्रोटीन। अब इस पे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर किसी को ज़रूरत है, जैसे प्रेग्नेंट है, लेक्टेटिंग है, ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, अब उसमें ऐसे होता है कि उनके मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और अगर प्रोटीन की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो एडिमा नज़र आता है, जैसे पानी जो है वो आपके जिस्म में आ रहा है, तो वो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो वो भी आपको जो है डाइट से, एक तो लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये दूसरी चीज़ है कि डाइट में डेफिशिएंसी है। तो ऐसे पेशेंट्स को तो आप फिर डेफिनेटली कोशिश करें कि इनकी डाइट में एनिमल सोर्सेज हों, और अगर आप एज अ फैमिली देखना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली आप कैसे मैनेज करेंगे, तो फिर आप मिक्सचर के साथ चले जाएं, कॉम्बिनेशन के साथ, डाइट और प्लांट बेस्ड दोनों को। हाँ, कि एनिमल सोर्सेज भी आप ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं, और वीकली डिवाइड कर लें उसको। और दूसरा अस्मा, ये तो हमने कहा है कि खाना ही खाना है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं? अच्छा, ये बहुत एक मिथ भी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको रूल ऑफ थंब बताती हूँ, अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको एक दफ़ा लाजमी RFTs जो आपका रीनल फंक्शन टेस्ट है वो करवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जी आपको पथरी हो जाती है आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये तो डाइट का है ना, अब इसमें ये भी चीज़ है कि कुछ लोग सप्लीमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं, जिम गोइंग जो लोग हैं। अब ये है कि इस चीज़ के साथ अगर आपकी मजबूरी, अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, आपको ये करना ही है, तो आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है, बिकॉज जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट होता है यूरिया, यूरिक एसिड में, उसको एलिमिनेट कराने के लिए आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना है टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अदरवाइज जो है किडनी इम्पैक्ट हो सकती है, और उसका भी रीज़न ये होता है कि उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनकी जेनेटिकली या बाय बर्थ जो है वो कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक किडनी इज़ नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, या उसके अंदर ज़्यादा जो है वो कुछ चांसेस हैं कि वो किडनी प्रोन होती है डिजीज़ के, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा जल्दी इफेक्ट आ जाता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं फॉर 3 months to 4 months तो ब्रेक ले लें, ठीक है, अपनी बॉडी को जो है वो उसका इफेक्ट ख़त्म करें, उसके बाद जो है वाटर इनटेक अच्छा रखें तो आप बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोडक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है, तो हाई प्रोटीन डाइट जो है वो एसिडिटी के साथ भी लिंक्ड है, जैसे GERD कहते हैं कि वो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसको भी आपने ऐसे मैनेज करना है कि वाटर इनटेक अच्छा रखे। अब स्पाइसेस ना लें, हमारा ये ना मुरगन ग़िज़ाएं और वो भी बहुत ज़्यादा मसालेदार, तो दही का इस्तेमाल उसके साथ करें, स्पाइसेस ज़रा कम रखें, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, कैफ़ीन जो है उसका इंटेक कम करें अगर आप हाई प्रोटीन डाइट में हैं, ताकि जो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो ना हो सके। तो ये जनाब हमने आज आपको तमाम तर जितनी भी ऑप्शंस हैं ना, और उसका इंटेक किस तरह करना है, किस नहीं करना है, वो सारा हमने आपको बता दिया है प्रोटीन के हवाले से। अस्मा खान हमारे साथ मौजूद थी। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी के मौसम में आपको पता है बदहज़मी, मैदे में वर्म या फिर दीगर मसाइल का सामना हम सबको ही कहीं ना कहीं करना पड़ता है, और ऐसा आम तौर पर मैदे की गर्मी का नतीजा होता है। अब मैदे की गर्मी को कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़ेह वजह नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ज़रूर इसका जो ख़तरा है ना वो बढ़ा सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उसके अलावा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, या ज़्यादा दर्दकुश अद्वियात लेना, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी होना और अल्सर वगैरह,
इसकी वजह से मैदे के जो मसाइल है उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो हमने इसी वाले से आज हमने बात करनी है कि गर्मी के मौसम में जो मैदे में गर्मी हो जाती है, बहुत से लोग कहते हैं जी हमें मैदे में गर्मी हो जाती है तो ये फ़लाँ चीज़ खा ले, फ़लाँ चीज़ खा ले, तो वो जो चीज़ें खा रहे होते हैं, बहुत सारी फक्कियाँ खा रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे शरबत पी रहे होते हैं, तो वो हमारे मैदे के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो उस पर हम बात करनी है। उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ आ गई हैं और मैदे के मसाइल भी आ गए हैं, तो ये जो कहते हैं कि जी गर्मियों में हमारे मैदे में गर्मी हो जाती है ये मुझे बताएं, वाकई गर्मी हो जाती है हमारे मैदे में? गर्मियों में जी सर से पाँव तक गर्मी हो जाती है तो उसमें से मैदा भी शामिल है। अच्छा। लेकिन उर्फ़ आम में जिसे गर्मी कहा जाता है वो बेसिकली वो एक प्यास की कैफियत, ठीक है, ऊपर वाले मैदे के पेट के ऊपर वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट का एहसास, हाँ, या जिसे खो पड़ना कहते हैं, इस तरह की फीलिंग का नाम आमतौर पे गर्मी से ताबीर किया जाता है। लेकिन एज सच बेसिकली फूड हैबिट्स थोड़ी सी बदलती हैं मौसम की शिद्दत के हिसाब से, और हम उस रीजन में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत से गर्मी का एहसास रहता है। टेम्परेचर काफ़ी ख़तरनाक हद तक तकरीबन 40 से 45 के दरमियान भी हमारे शहरों में हो रहा होता है। तो इस सूरत हाल में कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसके करने से हम इन असरात से अपने जिस्म को, अपने मैदे को बचा सकते हैं। लेकिन मैदे में सिर्फ गर्मी है, लेकिन उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होने चाहिए, या अगर मैदे के मसाइल आपको हो रहे हैं तो वो किस तरह के मसाइल हमें इस गर्मियों में या कभी भी जब मौसम चेंज होता है तो उसका सामना हमें करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे ज़रूरी, सबसे अहम कंपोनेंट गर्मियों के खानों में एडिक्वेट लिक्विड इनटेक है। मतलब जो भी आप लें 24 घंटे में, उसमें आपके खाने में, हम सब के खाने में 2 से 2.5 लीटर, एक सेहतमंद बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, को बहुत ज़्यादा सड़क पे काम करने वाले मजदूर की बात नहीं कर रहा, उसे कम से कम 2 से 2.5 लीटर लिक्विड इनटेक अपना ज़रूर इंश्योर करना चाहिए। अच्छा, अब वो लिक्विड जो है स्पेसिफिकली पानी होना चाहिए या कोई भी लिक्विड हो सकता है? उसमें देखें पानी जो अवेलेबल मशरूब है, लेकिन कम से कम पानी ज़रूर अच्छा, हो। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला हो जिसमें नमकियात भी शामिल हो, जैसे स्कंजबीन है, ट्रेडिशनल हमारा जो कच्ची लस्सी या लस्सी का मशरूब है, बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत अच्छा है। उसमें अगर नमक और थोड़ी सी चीनी शामिल हो जाए, ORS भी उसी की एक ख़ास प्रोपोर्शन का नाम है, तो ये मुफीद मशरूबात है। डॉक्टर साहब, दूसरा दूध के हवाले से जैसे मैंने बात की है, बहुत से लोग कहते हैं जी मैदे में अगर आपको कोई ऐसी एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है या बर्निंग हो रही है या फिर गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप ठंडा ठंडा दूध पी लें, तो ये इसका कोई फ़ायदा होता है? देखें, ठंडा दूध जो है ट्रेडिशनली मैदे की तज़ाबियत या एसिडिटी या अल्सर के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे होम रेमेडी कह लें, ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं होता। लेकिन अगर बंदा अच्छा है, उससे महसूस करता है, तो उसमें एक बहुत माइनर सा एंटी एसिड, जिसको एसिड न्यूट्रलाइजिंग दवाई के तौर पे आप कहते हैं, वो होता है, तो वो आप ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। उसका नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं कि जी आपका मैदे के जो भी फाइबर के लिए, जो आपके मैदे के अंदर लाइनिंग है, उसके लिए इसबगोल का इस्तेमाल बड़ा अच्छा है, तो क्या इसबगोल हमें खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, और हमारे मैदे के लिए, हमारे स्टमक के लिए, उसकी लाइनिंग के लिए कितना अच्छा है इसबगोल? देखिए, इसबगोल में फाइबर होता है। अच्छा। और उसका एनर्जी कंटेंट ना होने के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझें कि हर वो बंदा जो अपना वेट को मैनेज करना चाह रहा है और अपने पेट को एक फुलनेस का एहसास भी देना चाह रहा है, उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ठीक है। फिर वो लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, या वो लोग हैं जो डायरिया का शिकार है, दोनों के लिए इसबगोल एट टाइम्स डिफरेंट रेशो के साथ बहुत इफेक्टिव है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो थोड़ा सा इसबगोल और बहुत सारा पानी जब इस्तेमाल करेगा तो वो आंतों में एक बल्क बनाएगा और उसके साथ उसकी कॉन्स्टिपेशन और पखाना बन के आने लग जाएगा और आसानी के साथ अखराज होगा। दूसरा, अगर किसी को डायरिया हो रहा है, उसमें भी एट टाइम्स हम इसबगोल सजेस्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होता है कि डायरिया जो है बेसिकली जब हम क्वांटिटी ऑफ फाइबर बढ़ाते हैं, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेल फॉर्म स्टूल बनने का चांस बढ़ जाता है। अच्छा, तो डायरिया में क्या हमें इसबगोल खाली खाना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं दही में डाल के इसबगोल खा सकते हैं, कैसे खाना चाहिए? दही में ले लें या थोड़ी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के साथ ले लें। अच्छा, लिक्विड के साथ भी ले लें, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ज़्यादा पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करके वो पी सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है।
हर कोई इसका इस्तेमाल कर जी, सकता है, इसका कोई बच्चों को भी नुकसान दे सकते हैं हम इसको? इसका कोई नुकसान नहीं है जी। मतलब इसका फ़ायदा ही है हमारे मैदे के हवाले से, इसका नुकसान नहीं है। दूसरा, मैदे की तज़ाबियत या फिर गर्मी में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि इसका बाइस बन सकती हैं ऐसी? देखिए, सबसे अहम तो जिसकी हमने बात की लिक्विड इनटेक है, उसमें पानी है, स्कंजबीन है, लस्सी है, जो भी ट्रेडिशनल मशरूब है, जो भी अवेलेबल है वो ज़रूर होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मिर्च मसाले कम होने चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि मिर्च मसालों से प्यास की शिद्दत और जो डिस्कम्फर्ट है वो बढ़ जाता है, खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है। तीसरा कंपोनेंट गर्मियों की खुराक के हिसाब से ये है कि खाना ताज़ा पका हुआ होना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस में बाज़ हम जब उसको रीयूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं करते, हीटिंग पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जा रहे होते, तो उसमें जरासीम की अफसाइश बढ़ जाती है। और उसके बाद सबसे अहम, सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है आउटडोर ईटिंग के लिहाज से है कि गर्मियों के खानों में आजकल के मौसम में खाना जल्दी ख़राब होने की वजह से, ख़ास तौर पर जब हम खुलेआम खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ खाने की जगह इतनी साफ़ नहीं होती, हाथ धोने की जगह नहीं होती, बर्तन धोने की जगह नहीं होती, तो वहाँ से खाते हुए जरासीम की अफसाइश भी बड़ी होती है, मक्खियों मच्छरों की पैदावार भी इस मौसम में बड़ी होती है, तो वो फिर पेट का इन्फेक्शन, वर्म्स और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए डायरिया, गैस्ट्रो, इस तरह के अमराज इस मौसम में ख़ास तौर पे बढ़ जाते हैं। और उसकी बड़ी वजह यही होती है कि हमारी आउटडोर ईटिंग बढ़ जाती है, डे टाइम बहुत लंबा, मगरब देखें इस वक्त हो रही होती है 7 सवा 7, तो टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल में आउटडोर ईटिंग, आउटडोर डाइनिंग का रवाज और उसके रुझान में इजाफे के साथ साथ खाना गर्मियों के मौसम में ना ताज़ा मिल रहा होता है और ना ताज़ा इस्तेमाल हो रहा होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा, दूसरा, अब आपने जैसे वर्म्स की बात की है कि ये भी एक बड़ा, कह लें कि आम मसला है कि गर्मियों में अगर हम ये चीज़ें खा रहे होते हैं तो वर्म्स भी हमारे मैदे में, हमारे स्टमक में हो सकते हैं, तो इसका इलाज क्या है? देखिए, वर्म्स जो है बेसिकली छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि मुख्तलिफ आंतों के हिस्सों में, मैदे से लेके आंतों के हिस्सों में अपनी जगह बना लेते हैं, और हर तकरीबन 80% पॉपुलेशन हमारे मुल्क की ऐसी है जिसको कोई ना कोई वर्म के मसाइल रहते हैं। अच्छा। और हम उस रीजन में हैं जहाँ पे रिकमेंडेशन है कि इसकी बचाव के अलावा इसका ट्रीटमेंट पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ औक़ात पेट में दर्द, पतले पखाने और बार बार ख़ास तौर पे बच्चों में दर्द, जो साइक्लिक एब्डोमिनल पेन जिसको हम कहते हैं या फंक्शनल एब्डोमिनल पेन कहते हैं, वो बार बार हो रही होती है और खून की कमी हो रही होती है, बाज़ औक़ात दस्त लग रहे होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह पेट के कीड़े होते हैं। कीड़ों की जो इकसाम है वो बड़ी आसानी के साथ आम फहम दवाइयों के साथ काबिल इलाज है और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो उनको पीरियडिसिटी के साथ 6 माह से लेके 1 साल के बाद अगर उसको डॉक्टर के मशवरे के बाद हम अगर टैबलेट्स ले लें या सिरप्स ले लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। यूजुअली कहा जाता है ना कि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बच्चा जो है वो अपने 1 साल में या 6 महीने में वो गोबलू नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि इसके पेट में कीड़े हैं। देखिए, ये तो वज़न एक पैरामीटर है जी, दूसरा ये है कि खून की कमी हो सकती है, तीसरे नंबर पे ये है कि पेट में दर्द बार बार शिकायत होना। अच्छा। इसके अलावा डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब मूड, ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। और गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा उसकी अगेन रीज़न है। और हमारे मुल्क में जो शहरों के करीब देहाती इलाके हैं जहाँ से सब्ज़ियाँ हमारी उगाई और सप्लाई की जा रही होती हैं, वहाँ बाज़ वक़्त गंदे पानी से सराब होने वाली सब्ज़ियों को हम जब फ्रेश सैलड के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने खाने में, तो बाज़ वक़्त गंदगी के जो एक लेयर होती है या उसकी तय होती है वो भी उन सब्जियों के साथ हमारे खाने में शामिल होती है। अगर वो प्रॉपर तरीके से धोए और इस्तेमाल करने से पहले उसकी हाइजीनिकली सफाई ना की जाए तो उसके नतीजे के तौर पे वो वर्म्स या गंदगी हमारे अंदर जाते हैं और एंड रिजल्ट ये है कि हमारे पेट में दोबारा से वर्म्स हो जाते हैं। इस वजह से ताज़ा फल, और ये बड़ों में भी हो सकते हैं वर्म्स, जी, कीड़े पेट जी बिल्कुल, बड़ों में भी हो सकते हैं, बच्चों में भी हो सकते हैं। हर वो बंदा जो ऐसा खाना खा रहा है कि जो गंदा है, जी, और गंदा पानी, गंदी ग़िज़ा इसकी रीज़न है जी, कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया तो उनको वो पेट में कीड़े हो सकते हैं। बच्चों में इसकी वजह से खून की भी कमी हो जाती है, तो फिर उनको किस तरह की डाइट देनी चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखें, जब तक हम उसकी रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे मसला हल नहीं होगा। अगर रूट कॉज वर्म्स है
तो वर्म बेसिकली खून को आंतों में चूस रहे होते लेता हैं है, और जो हम न्यूट्रिशन उसको दे रहे होते हैं बच्चे को, वो उसमें कंट्रीब्यूशन उसकी अपनी ले रहा होता है। ओके। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब तक हम उसका ख़त्म नहीं हिस्सा करेंगे बच्चे को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में एक तो ट्रीटमेंट ऑफ वर्म्स है और दूसरा अगर उसकी डेफिशिएंसी परसिस्ट करती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से नहीं होती ठीक, जिस पे गोश्त अंडा, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि अगर एनिमल सोर्स वेजिटेबल सोर्स से नहीं बात बन रही तो फिर टैबलेट्स हैं सिरप्स हैं जो कि इस कमी को पूरा करते हैं, उस कमी को पूरा करते हैं। तो वो आपको एक डॉक्टर ही अच्छे तरीके से बता सकता है। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैदे के मसाइल थे उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, चूँकि मौसम गर्म होता जा रहा है और इस गर्मी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ख़ास तौर पर आगे आने वाले दिनों में हीट वेव का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और वो लोग जो कि बाहर जाते हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की शिद्दत में उन्हें हीट बर्न भी हो सकता है। आपको जैसे लू चलेगी, आगे गर्म हवाएं चलेंगी, हीट वेव जब चलेगी तो उसमें हमारी स्किन जल भी सकती है अगर हमने उसकी अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन ना की हो। तो हीट बर्न का हम किस तरह समझ सकते हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। क्योंकि अभी अगर हम तमाम तर एहतियात बरत लेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। तो उस पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सनिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे हम कर सकते हैं कि ये हीट बर्न है और जैसे आगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और हीट वेव का भी खर्चा जो है वो जाहिर किया जा रहा है यहाँ पर, तो कैसे हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं हीट बर्न के हवाले से? अच्छा, ये बड़ा आप लोगों ने अच्छे टाइम पे ये टॉपिक पिक किया है क्योंकि अब आगे हीट वेव आने वाली है और हम लोगों को यही एजुकेट कर रहे होते हैं कि हीट से बचें, तपश से बचें, जहाँ पे भी गर्माइश ज़्यादा है और अगर आपको धूप में निकलना पड़ रहा है तो अननेसेसरी धूप में ना निकलें और अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके निकलें। अब प्रोटेक्शन आपकी फ़िज़िकल प्रोटेक्शन भी है कि आप अपना कोई अम्ब्रेला यूज़ कर लें या कैप यूज़ कर लें, और इसके साथ साथ केमिकल प्रोटेक्शन भी है। अपनी स्किन को कैसे आप इसमें महफूज रख सकते हैं कि अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करके और SPF 50 एंड अबव सन ब्लॉक लाजमी तो इस्तेमाल करें इसके साथ, क्योंकि जैसे ही हीट बढ़ती है आपकी स्किन के ऊपर रंगत डल होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ बाज़ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उनके हीट से सनबर्न्स आ जाते हैं। अब सनबर्न्स की सिंपल सी अलामतें हैं कि पहले तो उनको बड़ी जलन महसूस होती है, पिंकिश सा कलर हो जाता है चेहरे का, लेकिन उसके बाद जब वो झील जलती है तो स्याह रंगत आ जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बेहतरीन जैसे बहुत से मैंने लोग देखे जिनकी ये ना ये वाली चीक्स वाली साइड जो स्किन होती है वो या तो बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, पिंकिश होना शुरू हो जाती है, उनको शायद लगता है कि हमारी लालियाँ आ गई हैं, हमारे चेहरे पे लालियाँ आ गई हैं, लेकिन वो लालियाँ नहीं होती हैं, वो ये हीट बर्न होता है, सनबर्न होता है। बिल्कुल, जो सन बर्न की वजह से पिंकिश आता है वो क्योंकि यहाँ पे हमारी सब जगहों पे जो चेहरे के कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिस पे लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिसमें हमारे चीक्स, नोज, फोरहेड, ये एरिया सारे आ जाते हैं। अब उसका एहतियात सिंपल सी है बिल्कुल कि आप मॉइस्चराइज करके निकलें स्किन को और सन ब्लॉक लाजमी लगा के निकलें और कोशिश करें कि लार्ज ब्रिम की, जिसको हम कहते हैं हैट जो होती है, जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज बीचेस पे पहनते हैं, उस तरह के हैट्स बड़े कारआमद रहते हैं, या एटलीस्ट पी कैप ज़रूर पहन के निकलें। अब तो मैं देखती हूँ ख़वातीन मर्द दोनों ने ही पी कैप्स पहनी होती हैं, या फिर अम्ब्रेला पकड़ के निकलें। एक और चीज़ बहुत गलत चीज़ हो रही होती है जिसको हम कंडेम करते हैं, मना करते हैं पेशेंट्स को, कि जब भी आपने अगर वेल करके निकलना है, आपने हिजाब करके निकलना है, तो आप कोशिश करें कि लाइट कलर के कपड़े का हिजाब करके निकलें धूप में, क्योंकि काले रंग का जो कपड़ा है ये हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और उससे आपकी स्किन पे डैमेज ज़्यादा आएगा। तो अगर आपको नकाब करना है आप बिल्कुल करें, आप अपना चेहरा आप ज़रूर कवर करें, बल्कि मैं लोगों को कहती हूँ आप धूप में निकल रहे हैं तो वाइट मलमल का कपड़ा ले लें या कॉटन का कपड़ा ले लें, उससे अपने आप को कवर करके निकलें, जिससे आपकी स्किन पे डैमेज नहीं आएगा और वो हीट अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट बैक होगा।
तो दूसरा जैसे आपने बताया कि रेडनेश या फिर पिंकिश आपकी स्किन होना शुरू हो जाती है, उसके बाद क्या काले धब्बे पड़े तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अब हमें सनबर्न हो चुका है, या उससे पहले भी हम उसको डायग्नोज खुद ही से कर सकते हैं? आप बिल्कुल खुद डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को स्किन पे जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, और जैसे मैंने बताया कि गुलाबी रंगत हो जाती है, उसके अंदर आप फिर अपनी स्किन पे तजर्बे ना करें। आप कोई बाजार से क्रीमें लेके या स्टेरॉइड्स लेके इस तरह की चीज़ें चेहरे पे कतई ना लगाएं। इमीडिएटली आपके करीबी जो भी जिल्द का स्पेशलिस्ट है, माहिर इमराज जिल्द है, उसको लाजमी चेक कराएं, क्योंकि वो आपको उसी टाइम पे जब कोई इस तरह की क्रीम्स दे देंगे या स्किन केयर एडवाइस कर देंगे तो आपकी स्किन पे कतन कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई स्किन पे बर्न का इशू नहीं आएगा, और ये बड़ा क्विकली रिकवर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा, जैसे आजकल एस्थेटिक्स का बड़ा ट्रेंड है, लोग अवॉइड करते हैं कि हमें क्रीम्स नहीं लगानी, हमें कोई और तरीका बता दें, तो सन ब्लॉक तो छोड़ना नहीं है। ये आप सुबह उठे आंखें खोलें तो सन ब्लॉक लगा लें, मैं तो ये पेशेंट्स को कहती हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत स्किन में जैसे डैमेजेस आ जाते हैं, स्किन में रेडनेस आ जाती है, तो उसके लिए स्किन को हाइड्रेट अच्छा रखें। उसके लिए स्किन बूस्टर्स बड़े अच्छे होते हैं जो स्किन के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल पेनलेस और सेफ प्रोसीजर्स हैं, नेचुरल प्रोसीजर्स हैं। इसके साथ साथ PRP माइक्रो नीडलिंग के रिजल्ट्स इसमें बड़े अच्छे आते हैं, जो स्किन को बड़ा क्विकली रिपेयर देते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो स्किन के अंदर कह लें कि कुदरती तौर पे स्किन को रिपेयर देते हैं, रीजनरेट करते हैं जो भी डैमेज आया होता है। क्योंकि अगर हम सनबर्न को मैनेज नहीं करेंगे तो इसके साथ साथ ये और भी कई स्किन के मसले ले आता है, जैसे रोजेशिया ट्रिगर कर जाता है, एक्नी ट्रिगर कर जाती है, किसी के एक्जिमा चेहरे पे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हीट वेव के साथ साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, यूजुअली जैसे गर्मी बात बहुत होती है ना, ख़वातीन भी जाती हैं घर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जा रही हैं या फिर ऑफिस से जा रही हैं, तो रेड हुआ होता है पूरा चेहरा। तो आजकल आपको पता है आइसिंग का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी है, तो हमें होता है कि चले गर्मी से बचने के लिए या फिर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आइसिंग कर लेते हैं फौरी जाके घर पे। तो वो करनी चाहिए कि अगर ऑलरेडी आपकी रेडनेस हुई हुई है फेस के ऊपर और धूप से आप आए हैं और उसके ऊपर आइसिंग आप कर लें? अच्छा, ये ट्रेंड बड़ा इंटरनेशनली भी बड़ा फेमस है, वो आइस में फेस अपना डिप करते हैं, या फिर वो जो रोलर्स मिल रहे हैं आइस रोलर्स, आप वो कर लें। अच्छा, ये इंस्टेंटली, क्योंकि बर्फ कहीं से भी खून निकल रहा होता है, तो हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में किसी खवातीन के किचन में काम करते हैं, उंगली कट जाए तो हम उन्हें कहते हैं जी आप आइस लगा लें। इमीडिएट जो मेजर्स होते हैं उसमें होता क्या है कि वहाँ पे जो खून की नालियाँ खुल जाती हैं वो श्रिंक होके बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम चेहरे के ऊपर आइस को लगाएंगे तो जितनी खून की नालियाँ हमें ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो एकदम श्रिंक करती हैं, तो एकदम ग्लो सा फील होता है। लेकिन जब वो खून की नालियाँ दोबारा खुलेंगी तो स्किन पर डैमेज आता है। अच्छा। इसलिए डायरेक्ट आइस कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर सनबर्न हो गया है उसके ऊपर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। आप कोई भी अच्छा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाएं और सनब्लॉक लगाएं। और इमीडिएटली डॉक्टर को क्यों दिखाएं, क्योंकि इसके बाद आपकी स्किन के ऊपर बर्न पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं जो कि स्याह रंग के आते हैं, और ये बहुत लंबा अरसा लेते हैं अपनी स्किन से उसको क्लियर होने में, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये लंबा टाइम ले लेगा और कई महीने लगाने के बाद जाके ये पिगमेंटेशन ख़त्म होती है। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट PRP और माइक्रो नीडलिंग ही है, कर सकते हैं, या इसके अलावा भी इसका ट्रीटमेंट है? बहुत सारे हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से हर जगह पे अवेलेबल होते हैं मैंने उसके बारे में गाइड किया, क्योंकि लोगों के लिए वो कराना ईजी रहती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ तो बहुत एडवांस चीज़ें भी आ चुकी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ फैक्टर्स। कहीं पे भी किसी भी किस्म का स्किन पर डैमेज आएगा या बालों पर डैमेज आएगा तो एक्सोसोम बड़ी अच्छी चीज़ है। अब तो एडवांस्ड PRP चीज़ें आ चुकी हैं जिसको कहते हैं सुपरचार्ज्ड PRP कहते हैं, मेटा सेल टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत एडवांस चीज़ है, ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल भी है लकीली, और हम कर भी रहे हैं इसको अपने क्लिनिक पे। जिन लोगों के जैसे फॉर एग्जांपल बर्न ज़्यादा आ गए हैं, ये स्किन रिकवर नहीं हो रही, उसके अंदर एक सिटिंग के अंदर ही ये स्किन नेचुरली कोलेजन प्रोड्यूस करती है, सेल्स को रिपेयर करती है और स्किन बिल्कुल रीन्यू हो जाती है। वाह जी वाह। लेकिन हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जी जो लोग कर रहे हैं वो सही वाला ऑथेंटिक कर भी रहे हैं? बिकॉज हर क्लिनिक में, हर सैलून में, हर जगह पर PRPs भी, माइक्रो नीडलिंग भी, ये सारे एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी वहीं पे स्टार्ट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका भी डैमेज हो सकता है फिर? एब्सोल्युटली हो सकता है। और अब लकीली हमारी जो काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, इन्होंने एक रूल भी बना दिया है कि सिर्फ क्वालिफाइड लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इलीगल प्रैक्टिस हो चुकी है एस्थेटिक्स की। तो इसलिए हमेशा जब भी जाएं आप देखें कि आपका डॉक्टर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या
प्लास्टिक सर्जन है जो ये कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ के अंदर माहिर हैं, जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं एस्थेटिक्स में, वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बट ये ज़रूर है कि आप चेक ज़रूर करें कि आपका करने वाला डॉक्टर है, क्वालिफाइड है, तो तब ये जाएं, उनके पास ये कराने जाएं, क्योंकि ये चीज़ें जितनी फ़ायदेमंद हैं गलत हाथों में उतनी ही नुकसानदेह भी हो सकती हैं, इसलिए इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बड़े साल पहले, तब हम शायद बच्चे थे, आप तो बहुत छोटी होंगी, कि इंजेक्टेबल्स के ऊपर आ गया था कि सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी, ये वायरल इन्फेक्शंस फैला रही हैं। इसी तरह से एस्थेटिक्स के कई ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे PRP की आप एग्जांपल ले लें, जो ब्लड से किया जाता है। अगर वही नीडल मिसयूज़ हो जाए, दोबारा यूज़ कर दी जाए किसी और पेशेंट पे, या हाइजीन प्रॉपर ना रखे जाए, तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन हेपेटाइटिस B, C है, और ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं चीज़ें, तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और कभी भी आप अनरजिस्टर्ड, अनक्वालिफाइड लोगों से ये चीज़ें ना करें, खासतौर पर स्किन केयर के हवाले से, अपनी स्किन का, बल्कि अपनी सेहत के हवाले से ही कोई भी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें, सारी ट्रीटमेंट्स या सनबर्न सिर्फ ख़वातीन को तो नहीं होता, मर्द हजरात को भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो अपना एहतियात ही नहीं करते हैं। यूजुअली मैंने नहीं देखा कि कोई बाकायदगी से सन ब्लॉक या फिर मॉइस्चराइजिंग करता हो। अच्छा, ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब मैंने जो रुझान देखा है मर्दों में भी बहुत ज़्यादा आ गया है अपनी स्किन को लेके, और माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि मर्द भी अपनी स्किन की केयर करते हैं। हम औरतें भी अपने जो हमारे स्पाउस होते हैं, या भाई या फादर हैं, उनको अच्छा देखना चाहते हैं अच्छी स्किन के साथ, तो ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि अब रेशो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है और लोग केयर करते हैं इसमें। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ज़रूर करूँगी, क्योंकि आगे हीट वेव का आ रहा है सारा टाइम, तो अपने साथ ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो पानी है वो लाजमी बना के पास रखें, और वो थोड़ा थोड़ा पीते रहें। उससे आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी, आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल भी बेहतर रहेगा, और जो आप बॉडी से परस्पायर कर रहे हैं, स्वेट की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर रहे हैं, वो भी रिप्लेस होंगे, और इससे आपका ओवरऑल स्किन के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर सनिया, जो ये लोग जो ख़वातीन स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं, बहुत सी नाइट क्रीम्स होती हैं जो कि लगा रही होती हैं, ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, फिर बहुत सारे ऐसे फेशियल्स हैं, पॉलिशर है जो कि लगवाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, या फिर आपको छाइयाँ पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो उनका क्या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सनबर्न हो सकता है अगर वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब समझ लें कि जैसे आपने घर पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपने बाहर गेट को लॉक नहीं लगाया, तो आपकी स्किन इसी तरह से ही है कि आपने जब ब्लीच कर दिया या कोई स्टेरॉइड्स की क्रीम्स लगा ली, तो आपने अपना बैरियर ब्रेक कर दिया, आपने डैमेज कर दिया। अब उसकी वजह से जो भी आपकी इन्वायरमेंट के बैड असरात होंगे वो आपकी स्किन के ऊपर फ़ौरन असर देंगे, और ख़ास तौर पे जो छाइयाँ और फ्रैकल्स वाली ख़वातीन हैं या मर्द हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं हीट और सनलाइट, वो टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं इस चीज़ को करने, और ये बढ़ जाती हैं। और समझ लें कि अगर किसी के थोड़ी बहुत छाइयाँ भी होंगी और वो जब बाहर हीट में या सनलाइट में जा रहा है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें इसको, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सन प्रोटेक्शन लाजमी रखें। जैसे मैंने कहा, सुबह उठते ही सन ब्लॉक लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने सन ब्लॉक पिक कैसे करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने लगाना है कि अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो ऑल स्किन टाइप वाला सन ब्लॉक यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसके ऊपर मेंशन्ड होता है सीबम कंट्रोल, या SC के साथ लिखा हुआ होता है, तमाम सन ब्लॉक्स के ऊपर ऐसा होता है। दूसरा फैक्टर इसके अंदर आपने क्या इंपॉर्टेंट देखना है कि उसके अंदर SPF फैक्टर कितना मौजूद है। नॉर्मली जो हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है SPF 50, 60, 100 ये तमाम अवेलेबल होते हैं, तो आप 50 एंड अबव कोई सा भी सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले। और सेम गोज़ विद दी सीबम कंट्रोल, वो SPF 40 या 50 अपनी रूटीन में रख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आपकी कौन सी स्किन टाइप है और उसी हिसाब से आपने अपने सन ब्लॉक को भी यूज़ करना है। आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं, आप मेडिकेटेड भी ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के आप दूसरे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको सूट करता है आप वो लगाएं, ताकि आप अपनी स्किन को बचा सके, स्किन बर्न ना हो जाए आपकी। डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनिया फॉर कमिंग। जनाब, अब हमने आपकी मुलाकात करानी है हमारे पाकिस्तान के टैलेंट के साथ, और दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड हैं और ऐसे घराने से वाबस्ता हैं, और जिनकी कह लें कि नस्ल दर नस्ल जो है ना वो टैलेंट विरासत में मिलता जा रहा है। और जैसे जैसे वो विरासत आगे जाती जा रही है, वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को आगे लेके अपनी लेगेसी को अच्छे तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद शाहज़ेल नूर है, जो कि हमारे बहुत ही कह लें कि
लेजेंड हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारा काम किया है, सैयद नूर साहब, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, एक मकाम रखते हैं। उनके बेटे हैं शाहज़िल, उनसे आपकी मुलाकात करानी है और ख़ास तौर पर आजकल वो भी डायरेक्शन में ना अपना रुझान उनका है, क्योंकि उनके बाबा भी डायरेक्ट करते थे, कितनी खूबसूरत फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, तो वो भी उसी साइड पर जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद है रुखशान अनवर है, जो कि सिंगर हैं, पाकिस्तानी लेजेंड अनवर रफ़ी है, उनके बेटे हैं और ग्रैंडसन है मोहम्मद रफ़ी के। मतलब आज हमारे कह लें कि शो को 4 चांद लग गए, मैं तो यही कहूँगी। तो उन दोनों से आपकी मुलाकात कराते हैं। शाहज़िल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और रुखशान आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। थैंक यू सो मच कि आप दोनों हमारे शो पर आए। तो कोई नया गाना आ रहा है आप लोगों का, जिसको आपने डायरेक्ट किया है शाहज़िल, और आपने जो है गाया है, तो कैसा दोनों का एक्सपीरियंस रहा? शाहज़िल, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। असल में मैं और रुखशान को तकरीबन पास्ट 16 ईयर्स से जानता हूँ। अच्छा, बिकॉज वी वर इन स्कूल टुगेदर। फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका चला गया, एक थोड़ा सा गैप आ गया, देन आई केम बैक। फिर हमने फिर से इसको किया कि ये अब मैंने कहा तुम सिंगिंग करो, मैं डायरेक्शन करूंगा, तो तुम्हारे बारे दोनों ने वही ऑनर लिया है जो कि फैमिली में चल रहा है, वो जो लेगेसी चल रही है। एग्जैक्टली ऐसे यार, कोई पुश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से। लाइक आपने डायरेक्टर ही बनना है। तो क्योंकि एक सवाल बहुत पूछा जाता है, उनका पहले ही आंसर कर दो, बाबा डायरेक्टर है तो आप भी डायरेक्टर ही बने हैं। तो शुरू से जो मतलब कि एक अंदर से फीलिंग आई कि ये करना है, तो फिर वो वही आपने किया। क्या बात है। तो रुखशान, आपका भी बचपन से यही था कि आपने सिंगर ही बनना है? जी, शुरू से ही बाबा को देखते देखते मतलब कि ये शौक डेवलप हुआ, और शुरू से ही गाने का शौक था। स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में इंटर जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उनमें विन करना, तो वहाँ से ही शौक डेवलप हुआ। तो फिर अब कंटिन्यू कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी नया गाना आ रहा है जिसको शाहज़िल ने डायरेक्ट किया है और मैंने इसको अरेंज किया है, और इंशाल्लाह वो जल्दी देखने को मिलेगा सारे। अच्छा, अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो अभी हम वो ज्यादा चीजें नहीं बता सकते उसके बारे में। वो जाके आपको देखना ही पड़ेगा जब वो रिलीज होगा। तो शाहज़िल, उसमें क्या क्या थोड़ा बहुत तो हमें थोड़ा सा कह लें कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमारी ऑडियंस को बताएं कि डायरेक्शन, ये फर्स्ट डायरेक्शन थी आपकी, इससे पहले भी आप कर रहे थे? मैं काम करता हूँ, मेरा असल में प्रोडक्शन हाउस है नूर प्रोडक्शन के नाम से, और मैं आई डू कमर्शियल्स, म्यूजिक वीडियोस, शॉर्ट फिल्म्स, मतलब कि फेस्टिवल फिल्म्स भी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, जो कैंस फेस्टिवल के लिए अभी एक गई हुई है मेरी शॉर्ट फिल्म, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो हमें पता चलेगा बाद में। बट मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी रुखशान का जो मैंने म्यूज़िक वीडियो किया है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट सा है। मतलब नॉर्मल वो जो एक है, तो गाने का नाम मखना कि किसी खातून के लिए लिखा गया, लेकिन मैंने उसको कम्प्लीटली इसको डिफरेंट उसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंटली किया। बिल्कुल ही डिफरेंट। जब मैंने इसको सुनाया था तो कहते पागल हो गया। बहुत क्रिएटिव आइडिया है। जब मैंने पहली मरतबा सुना था तो मैं कहता यार ये लोगों के अंदर बैठेगा, ज़हनों में कैसे बैठेगा। कहता इसको बिठाएंगे हम, किसी तरीके शूट ऐसे करेंगे। क्या बात है। तो ये पाकिस्तान में ही शूट किया आप लोगों ने? हाँ जी, पाकिस्तान में ही शूट किया है इसको। डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट जगह हैं, लेकिन शूट, और मज़े की बात ये स्नीक पीक दे सकता हूँ कि उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, लेकिन वो एक कैरेक्टर मल्टीपल है। वाह जी वाह, क्या बात। तुमने सारी स्टोरी बता दी। नहीं, बाकी जो इसकी इंटीग्रिटी है, बाकी जो चीजें, वो तो जब देखेंगे हम तभी पता चलेगा कि इसमें है क्या। शाहज़िल की हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगी, आपका हमें गाना सुनने को, कंपोजिशन मिलेगी। मुझे बहुत देर बाद शाहज़िल के साथ जब ज़ाहिरी बात है पढ़ने के लिए चला गया था यूएस से, तो जब ये वापस आया तो ज़ाहिरी बात है बचपन का जो एक दोस्त होता है बंदा उसको वैसे नहीं देख रहा होता। तो जब इसके मैंने वो आइडियाज सुने और इसके वो क्रिएटिविटी देखी, तो मैं वाकई में कह रहा था शाहज़िल ये तुम ही हो क्या गया था, ये तुम ही हो। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ऐसे, और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज नॉट द लास्ट वन। ही इज आल्सो अ वेरी गुड सिंगर माशाल्लाह। देखिए, मैंने वही कहा है ना कि विरासत में आप लोगों को टैलेंट मिला है माशाल्लाह। आप भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और माशाल्लाह आप भी दोनों की फैमिलीज कह लें कि असासा है हमारा, और आप जैसे यंग जो जनरेशन आती जा रही है और उसको, उस लेगेसी को इतने अच्छे तरीके से लेके चल रही है कि हम ऑनर फील करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कुछ हो रहा है, फिर क्या सुनाएंगे आप हमें रुखशान? जाहिर बात है जब लेगेसी की बात हो रही है तो दोनों घरों की लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको गाना सुनाऊंगा। व्हाई नॉट। अंकल नूर की फिल्म है बोटी लेके जानी,
अच्छा। उसका पापा ने गाना गाया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल भी रहा है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। ओ मिली ते मैनू मिल गए दो जहां मर न जान, डरना व खुशी नाल मैं ना मर जावा, मैं ना मर जा, मर न जा, मर न जा। सोचा जो बनाई तस्वीर मिल गई मैनू, मेरे ख्वाबां दी ताबीर मिल गई, ओनू पाके मैं चला हो न जावा, मर न जा, मर न जावा, मर न जा। डरना व खुशी नाल मैं ना मर जावा, मैं ना मर जा, मर न जा। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूब। तो शाजिल, आपने नहीं कभी सोचा कि सिंगिंग की तरफ भी जाऊं? ये बहुत अच्छा गाता अच्छा। है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये यही सुनना झूठ चाह बोल रही रहा थी, है, ये मैं बस यही सुनना चाह रही इस थी। शो पे मैं झूठ डिस्क्लोज बोल रहा है। फिर थोड़ा बहुत तो गुनगुना हो ही जाता नहीं है। यार क्या हो गया? कुछ अच्छा, नहीं होता। ज्यादातर वेस्टर्न गाने का शौक है भाई साहब को। अच्छा। और क्योंकि मैं ज्यादातर ईस्टर्न वाली साइड पे शुरू से ही रहता हूँ, ट्रेडिशनल म्यूजिक, तो देख बिच्छुओं का सोच तो तो ये कंटिन्यू करते हैं इस बात में, क्योंकि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप डायरेक्शन के साथ सिंगिंग भी करते होंगे? नहीं, मैं डायरेक्शन, आइडिया है मैं थोड़ा आपको, मैं डायरेक्शन के साथ एडिटिंग करता हूँ मैं कलर ग्रेड मैं अपने हाथ लेकिन तक ये रहता सब कुछ करते करते सिंगिंग भी करते ही होंगे। अच्छा, सिंगिंग का ये सीन है कि जैसे आपस में दोस्त बैठे होते हैं और बैठे बैठे बस सारे गुनगुना रहे होते हैं, तो वैसे थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है मैं सिंगर हूँ। अच्छा। तो ऐसे पागल है इसकी बातों में ना मतलब हम ना समझे, ठीक है। हाँ जी, ना समझे प्लीज। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब गुनगुनाने वाले होते हैं वो भी सिंगर ही है, वो भी तो सिंगर आप ही भी होते singer हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब शाजिल आएंगे तो हम जरूर आपसे सुनेंगे, तब आपने जरूर डन, प्रॉमिस, प्रिपेयर करके आना है। जरूर, जरूर। तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहेंगे एटलीस्ट फ्रॉम माय एंड इज के अपने पैशन को, मैं तो फिल्म मेकर्स को ही जो हैं पाकिस्तान के उनको कहना चाहूँगा कि अपने पैशन को परसू करें। ओके। कोई मसला आता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म मेकर्स के लिए बहुत मसले हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पुरानों के लिए भी और आने वालों के लिए भी, ठीक है। तो बहुत मसले हैं और मैं एक ये इनविटेशन भी देना चाहता हूँ ऑन एयर दैट मेरा स्टूडियो है, नूर प्रोडक्शंस का स्टूडियो है, आई हैव स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, और हर वो बंदा जो अपने पैशन को परस्यू करना चाहता है वो मेरे पास आए एंड आई विल अकोमोडेट देम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, वहाँ पे आ सकते हैं, आपको ओपनली करने वाले बने इनविटेशन दे दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच शाजिल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रुखसान, थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते कोई गाना सुना के जाना है आपने हमें। गाना मैं आपको जरूर सुना के देता हूँ। अगेन लेगेसी कंटिन्यू करते हैं। जीवा फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना हुमैरा चना जी और अनवर रफी साहब का ड्यूट, जिसको सैयद नूर साहब ने डायरेक्ट किया फिल्म को, और इसके कंपोजर हैं एम अरशद साहब। झूले अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब मेरे सिवा, कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ